हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को ना दोस्तों मैं आपको निमोनिक्स की हेल्प से पूरा याद कराने वाला हूँ। और प्लस दोस्तों, जो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ ना, आपको ये कवर करना है। इससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर की, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की, और आपको सब कुछ याद भी रहेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आप सब कुछ समझते हो ना, दैट मीन्स कि जो भी टॉपिक है आपके पास पढ़ने के लिए, अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है ना, तो वो आपको इन फ्यूचर याद भी रहेगा दोस्तों। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो वो हमेशा ही याद रहेगा आपको। अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई चैप्टर की ना, तो वो पक्का आप भूलोगे। ठीक है, तो मेरा यही कहना है दोस्तों, आप जो स्टोरी में बताता हूँ आपको, इसे सही से फॉलो करो। ठीक है, और निमोनिक्स ये तो आपके लिए प्लस एडवांटेज है कि ये थोड़ा इजी थोड़ा तरीका है याद करने की चीज़ों का। ठीक है, बट मेन चीज़ क्या है? अंडरस्टैंडिंग। मेन चीज़ क्या है? आपकी समझ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी और हमेशा वो चीज़ काम आएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857। और दोस्तों, जो ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता होगा इसकी प्लेलिस्ट भी चल रही है, तो प्लेलिस्ट से आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, और आने वाली वीडियोस भी देख लोगे प्लेलिस्ट से ही। और देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं अपना सब कुछ लगा रहा हूँ। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाओगे आप। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मैं प्रीलिम्स के लिए आपको बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और उस तरीके से मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। और मेंस के लिए ये भी बता देता हूँ कि भैया ये जो है ना कंटेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही बताता हूँ दोस्तों कि इन क्वेश्चन की आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो ना ब्रेन स्टॉर्मिंग की हेल्प से, ठीक है, अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ये देखना है कि मैंने जो पढ़ा वो क्या मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, यह क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आपको ये ब्रेन में ही देखना है दोस्तों। उसके पॉइंट जो है ना, आप अपने ब्रेन में ही डिस्कस करोगे। ठीक है, अगर आपने वो मन में डिस्कस कर लिया ना, उसके बारे में सोच लिया, तो आप वो लिख भी दोगे। ठीक है, अगर आप सोच नहीं पा रहे ना कि मुझे लिखना क्या है, ठीक है, कि मेरे को ये कंटेंट आता ही नहीं आता लिखना, तो वो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो अगर आप सोच पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो उस क्वेश्चन को, तो आप आंसर इजीली लिख पाओगे दोस्तों। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जो मैं स्टोरी बताता हूँ, आपको जो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, इसे सही से पढ़ा करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देख लिया ऊपर से तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं। आपको मेरे साथ पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब मैं लास्ट तक पढ़ाऊँगा तो आपको लास्ट तक वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मास्टरी कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, चलो अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखो दोस्तों, इस लेक्चर को कितना ईज़ी कर दूँगा मैं आपके लिए। अभी आप देखना, इतना ईज़ी हो जाएगा याद करना आपको, ये इतना समझना ईज़ी हो जाएगा कि आप खुद बोलोगे दोस्तों कि मज़ा आ गया मेरे को। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ ना, आपको बहुत ही प्यार से और अच्छे से सुनना है दोस्तों। ठीक है, अगर आप कोई चैटिंग वगैरह कर रहे हो तो उसे बंद करो, अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करो और पढ़ाई पे फोकस करो दोस्तों। ठीक है, ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, तो उस पर फोकस करो। तो दोस्तों, अगर आपको रिवोल्ट समझना है ना 1857 का, द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, तो दोस्तों इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है आपको, कि भैया क्या रीज़न हुए ऐसा कि ये रिवोल्ट हुआ। ठीक है, अगर आपने बैकग्राउंड समझ लिया तो रिवोल्ट भी समझ लोगे आप बहुत ही प्यार से, और फिर इसके रीजन भी जान लोगे, फिर इसके कॉन्सिक्वेंस भी जान लोगे। तो दैट मीन्स कि आप पूरे मेंस के लिए भी रेडी हो जाओगे और प्रीलिम्स के लिए भी रेडी हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बैकग्राउंड जान लो कि भैया 1757 से लेके 1857 तक ना 100 ईयर्स हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं कंपनी रूल के। अब 1757 टाइम पीरियड क्यों लिया है मैंने, आपको पता होगा, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार भी नहीं पढ़ा ना, तो ये आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो आपने पिछली वीडियो जब देखी होंगी और मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम एक बार पढ़ी होगी, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझ में आ रही होगी कि 100 साल हो चुका है कंपनी रूल को। ठीक है, मैं कंपनी रूल बोल रहा हूँ, क्राउन रूल नहीं बोल रहा। क्राउन रूल तो इसके बाद आएगा 1858 से। ठीक है, तो कंपनी रूल को 100 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब जो सोसाइटी थी हमारी इंडियन सोसाइटी, अब इसके अंदर मैं सब कुछ बोलने वाला हूँ। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रिंसी क्लास भी हो जाएगी, सारे रिलीजन के लोग हो जाएंगे, हर ऑक्यूपेशन के लोग हो जाएंगे। ठीक है, वो कंपनी से परेशान हो गए थे, कंपनी रूल से ऑपरेस्ड हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो ये आपको पहला पॉइंट तो लिखना है।
अपने मेंस के लिए, ठीक है। अब इसमें ना जब लोग परेशान हो गए, ठीक है, जब कंपनी रूल से परेशान हो गए, तो उसका एक मैंने रीज़न नहीं बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। अगर आपको पता होगा, मैंने ड्रेन ऑफ वेल्थ बताई थी, ठीक है, कि इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था हमारे इंडिया का, ठीक है। यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी कहाँ ले जा रही थी, इंग्लैंड ले जा रही थी, ठीक है, अपनी जेब भर रही थी, चोरी कर रही थी। जो पैसा और जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना चाहिए वो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो रूंड हो चुकी थी, ठीक है। हमारे हमारे जो पीसेंट्स थे, ठीक है, हमारे जो आर्टिसियंस थे, सब परेशान हो चुके थे कंपनी रूल से, ठीक है। उनका उनका कमर्शियलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, तो ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ समझाया था दोस्तों। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स जो है कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट इसको दोबारा से रिपीट करूँगा, दोबारा समझाऊंगा आपको स्टोरी के साथ। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि भैया सोसाइटी क्यों परेशान हो रही थी कंपनी रूल से, यह आपको ब्रॉडली समझ में आना चाहिए। सेकंड दोस्तों, इससे पहले ना कुछ म्यूटनीज भी होती हैं, ठीक है, जैसे वेलोर म्यूटनी 1806 में होती है ये, ठीक है, 1806 में वेलोर म्यूटनी होती है। अब इसके रीज़न क्या थे वेलोर म्यूटनी होने के? तो इसके कुछ रीजन थे, वो रिलीजियस थे। रिलीजियस कैसे भाई? रिलीजियस इसलिए थे क्योंकि आपको पता है कि भाई रिलीजियस से हमारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। तो जो सिपाही थे, ठीक है, उनके यूनिफॉर्म चेंज करे गए, ठीक है, 1806 में यूनिफॉर्म चेंज करे गए। और वो जो यूनिफॉर्म थे वो लेदर की बनी होती थी, और लेदर आपको पता है ये एनिमल की चमड़ी से बनता है, ठीक है। तो चमड़ी का वहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा था, यह अफवाह थी कि मतलब कि काऊ के चमड़ी से और पिग के फैट से ये यूनिफॉर्म तैयार हो रही है, ठीक है। ये जो लेदर है ये इसमें काऊ का मटेरियल है और पिग फैट का मटेरियल है। तो काऊ तो सेक्रेट हो गया हमारे हिंदूज़ के लिए, और पिग जो है आपको पता है कि उनके में हराम होता है मुस्लिम्स में। तो पिग और काऊ दोनों के सेंटिमेंट्स इससे हट हो रहे थे, दोनों ही रिलीजन के सेंटिमेंट्स हट हो रहे थे, मुस्लिम और हिंदू के। और दोस्तों इस यूनिफॉर्म से ये जो सिंबल्स था, ठीक है, जो अलग अलग जैसे कि सिपाही होते हैं ना, रेजिमेंट थे, उनका सिंबल जो है ना इससे छिप रहा था, ठीक है, मतलब विजिबल नहीं हो पा रहा था, वो दिखा नहीं पा रहे थे अपना सिंबल कि मैं जाट रेजिमेंट से हूँ, मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ, ये सब नहीं दिखा पा रहे थे, ठीक है। ये यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहा था, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो एक तरीके से ये एक रीज़न था, ठीक है, वेलोर म्यूटनी होने का 1806 में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि मतलब इससे पहले भी म्यूटनीज हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन ये म्यूटनीज छोटी छोटी म्यूटनीज जो है ना बढ़कर एक बड़ी म्यूटनी होती है, वो है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ये रिवोल्ट में बदल जाती है। तो उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉर्ज बार्लो था, ठीक है, जब वेलोर म्यूटनी हुई थी 1806 में। ये आपके बस समझने के लिए है दोस्तों। सेकेंड म्यूटनी देखने को मिलेगी आपको 1824 में, बराकपुर म्यूटनी, ठीक है। इसमें भी रिलीजियस और लॉजिस्टिकल दो रीज़न थे। अब रिलीजियस क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो लॉजिस्टिकल समझ लो। लॉजिस्टिकल मतलब कि भैया यहाँ की जो आर्मी है ना, इनको बोला गया, ठीक है, मथुरा की आर्मी को, कि आपको मथुरा से बैरकपुर जाना पड़ेगा। बैरकपुर कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल से इनको बोला गया बर्मा जाना पड़ेगा। अब बर्मा जो है दूसरा रीजन हो जाता है, ठीक है। और बर्मा जो है ना, दो रूट होते जाने के, एक तो लैंड रूट है बर्मा जाने का, ठीक है, और वेस्ट बंगाल से ही जो है सी रूट से भी जा सकते हो वर्मा, ठीक है। तो दोनों ही रूट है। तो कुछ भी है, उस टाइम के सेंटिमेंट्स ये थे दोस्तों, बिलीफ ये थे पुराने टाइम पे, ठीक है, जब उस टाइम की बात कर रहा हूँ तो 1824 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये भैया बिलीफ ये था कि अगर आप अपना देश छोड़कर, अपना रीजन छोड़ के, अपना स्टेट छोड़ के दूसरे रीजन में जाओगे, तो आपका ना जो है जो कास्ट है, जो कास्ट स्टेटस है ना, उसे आप लूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसे खो सकते हो। कैसे भैया? आपको दूसरी जगह जाना है तो वहाँ का खाना पीना खाना पड़ेगा ना, वहाँ का फूड खाना पड़ेगा। और क्या पता खाने में आपको वो भैया मांस खिला रहे हो, ठीक है, आपको आपको क्या कहते हैं, वो खाना खिला रहे हो जो चीज़ आपके रिलीजन में वर्जित है, ठीक है, मना है खाने के लिए। तो इससे तो आपका भैया जो आपकी कास्ट आइडेंटिटी है, जो स्टेटस है, वो खो दोगे आप, ठीक है। तो मैं उनके लिए बोल रहा भैया जो जनरल कास्ट के थे, ठीक है, तो उसे आप खो दोगे। तो ये सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, तो इसलिए ब्रैकपुर म्यूटनी होती है 1824 में। और दूसरा देखो लॉजिस्टिकल में एक बात और, इनको बोला गया पैदल जाना है, मार्चिंग करते हुए जाना है भैया, ठीक है। इतने कैटल्स नहीं थे उस टाइम पे, इतनी बड़ी आर्मी सेना को क्या कहते हैं बैरकपुर ले जाएं, ठीक है, घोड़े पे बिठाकर या फिर रथ पे बिठाकर, ठीक है। तो इनको बोला गया मार्चिंग करते हुए जाना है भैया, इतना दूर तय करना रास्ता, मार्च पैदल यूज़ करना, इस मेथड को यूज़ करना कितना उस टाइम पे मतलब टिपिकल रहा, ठीक है। उस टाइम पे ध्यान रखना दोस्तों, इतना डेवलप्ड सिटी नहीं थी, ध्यान रखो, ठीक है। तो उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वो था अर्ल एमरेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड दोस्तों, फिरोजपुर म्यूटनी 1842,
ठीक है। अब ये फिरोजपुर म्यूटनी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही इसका एक रीज़न था फिरोजपुर म्यूटनी होने का कि भैया उस टाइम पे ध्यान रखना गवर्नर जनरल कौन था, ओकलैंड था। अब एक बात का ध्यान रखना, ये हुआ था इसलिए कि भैया बात ये थी कि मतलब आप जा रहे हो अफ़गानिस्तान वो लड़ने के लिए, ठीक है? आप अफ़गानिस्तान जा रहे हो, ठीक है? और दूसरे देशों में जा रहे हो, तो भैया वहाँ के कल्चर के हिसाब से रहना पड़ेगा, वहाँ का खाना खाना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ के नियम रूल्स मानने पड़ेंगे। तो इससे तो आप अपना रिलीजन और अपना कास्ट स्टेटस ऐसे खो दोगे। तो यही सारे सेंटिमेंट्स थे, ये सारे म्यूटनीज़ होने के दोस्तों। और दोस्तों देखो, आपको मैंने एक लेक्चर और पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ट्राइबल रिवोल्ट और पीजेंट रिवोल्ट के बारे में पढ़ाया था, उनके रीज़न बताए थे, उनके रीजन के हिसाब से पढ़ाया था मैंने कि उनके लोकल डिमांड्स, उनके ग्रेवेंसेस क्या थे, ठीक है? तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी ना, तो भैया देख लेना आप, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्राइबल मूवमेंट और कुछ पीजेंट मूवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, जो मैंने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रखा है, ठीक है? तो ट्राइबल मूवमेंट भी चल रहा है साथ-साथ में, पीजेंट मूवमेंट भी चल रहा है, ठीक है? तो ये सारे जो मूवमेंट है छोटे-छोटे, ये जो है ना, सब मिलकर कंबाइंड होकर रिवोल्ट बनता है 1857 का। कोई सा भी रिवोल्ट देखोगे दोस्तों, तो आपको देखने का मिलेगा कि भैया सोशल एंड रिलीजियस पहला था, ठीक है? सोशल और प्लस रिलीजन। ये ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको मेंस में लिखना है कि भैया रीज़न बताओ 1857 के रिवोल्ट का, तो आपको इसी पॉइंट्स में लिखना है, सोशल प्लस रिलीजियस। तो सोशल प्लस रिलीजियस में क्या रीज़न से, एक था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब समझते हो दोस्तों? आपको पता है भैया अंग्रेज जो है ना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हर जगह से कर रहे हैं। रेशियल का मतलब समझते हो? ब्लैक एंड वाइट। भैया वो वाइट है, तो हमें क्या बोलते हैं, वो ब्लैक। तो ब्लैक एंड वाइट टाउन अलग अलग कर देना, ठीक है? वाइट टाउन में एंट्री नहीं देना ब्लैक को, ठीक है? फिर ब्लैक को तो भैया उनके नाम से भी नहीं बोलना, ठीक है? जो ब्लैक पीपल है उनके नाम से भी नहीं बोल देते ये अंग्रेज लोग, ठीक है? तो बहुत ही तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे रेशियल में मामले में, ठीक है? आपको साउथ अफ्रीका की कहानी पता होगी, ठीक है? तो वहाँ पर भी ब्लैक पीपल के साथ बिल्कुल अलग ही तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो इतना डीप में नहीं जाऊँगा मैं कि भैया क्या-क्या करते थे वो, ये जानो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है? अगर एग्ज़ाम्पल देना हो तो ब्लैक एंड व्हाइट टाउन दे सकते हो आप, ठीक है? ये सेपरेट थे और इंटरफेरेंस कर रहे थे अंग्रेज किसमें, सोशियो कल्चर मूवमेंट्स, सोशियो कल्चरल में, ठीक है? सोशियो कल्चर में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, देखो जब आप बात करते हैं कल्चरल की, तो कल्चर आपका रिलीजन से जुड़ा हुआ है, सोशियो मतलब आपकी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो आपकी सोसाइटी में ये है कि भैया फीमेल को हम कम पढ़ाते हैं, जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन कम दे रहे थे। भैया मैं पुराने पुराने ज़माने के टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, ठीक है? उस टाइम पे और अभी भी देख लो भैया, हम क्या कहते हैं, हमारी सोसाइटी क्या है, पेट्रियार्की है। हम ये मानते हैं कि भैया गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं मानता नहीं हूँ, मतलब कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो गाँव के अंदर रहते हैं, ठीक है? कुछ शहरों में भी रहते हैं, ध्यान रखना गाँव वाले लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ शहरों में भी ऐसे हैं जो गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहते, ठीक है? इवन गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है? मैं खुद देखता हूँ अपनी सोसाइटी के अंदर और मैं बोलता भी हूँ, खैर आपको आपको भी बोलना चाहिए, है ना? तो फीमेल एजुकेशन का मतलब प्रमोशन था ही नहीं बिल्कुल भी, पढ़ाते ही नहीं थे, प्रमोशन क्या, पढ़ाते ही नहीं थे। तो लॉर्ड डलहौज़ी था उस टाइम पे गवर्नर जनरल, तो उसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था फीमेल एजुकेशन को, ठीक है? तो ये एक इंटरफेरेंस माना गया, ठीक है? इंडियन लोगों के द्वारा कि भैया ये तो हमारे सोशियो कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं अंग्रेज लोग, ठीक है? और इससे पहले मुगल एम्पायर था, मराठा एम्पायर था, वो उनको वो मानते थे कि ये भैया अपने लोग हैं, ये यहीं रहते हैं, ठीक है? तो वो बोलते थे कि भई ये तो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे इतना, लेकिन ये तो बाहर के लोग हैं और ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर आके, ये तो हमारी सोसाइटी को जानते तक नहीं है। प्लस दोस्तों सती बैन कर दी थी 1829 में, ये भी पता होगा आपको। तो सती को बैन कर देना ये भी रिलीजियस इंटरफेरेंस माना गया। विडो रीमैरिज एक्ट बना देना 1856 में कि भैया जो विधवा औरत है वो शादी कर सकती हैं अपनी दूसरी, ठीक है? अब ये देखो, मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ा रखा है, मतलब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में आपको मैंने पढ़ाया था कि अ, कौन-कौन से लीडर्स ने विडो रीमैरिज एक्ट लाने में मदद करी, सती को बैन करने में। तो राजा राम मोहन रॉय जी का आपको नाम को पता होगा, ठीक है? राजा राम मोहन जी, ठीक है? ईश्वरचंद विद्यासागर जी, ठीक है? तो इन सबों का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ये तो आपके एथिक्स में भी, एसए में भी, जीएस में भी हर जगह काम आते हैं, ठीक है? तो मैंने वो लेक्चर जो पढ़ा रखे हैं दोस्तों, बिल्कुल मत छोड़ो। कम से कम जो मैंने पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई है, ठीक है, नोट्स की, वो जाओ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसे पढ़ लो, ठीक है? आपको लेक्चर नहीं देखना, आप नोट्स एक में एक बार जाकर पढ़ लो दोस्तों, ठीक है? और देखो दोस्तों, स्लेवरी भी तक बैन हो जाती है 1843 में, ठीक है? अब एक और दोस्तों, एक पॉइंट और यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो है लेक्स लोकाई एक्ट 1850।
अभी लेक्स लोकाई एक्ट क्या है, तो आपको पता होगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया जाता कंपनी ने इंडिया में आने का। अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्या है, तो क्रिश्चियनिटी को ये प्रमोट करेंगे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे भैया कि आप क्रिश्चियन में रिलीजन कन्वर्जन कर जाओ, ये बोलेंगे भैया क्रिश्चियन में ऐसा है, ठीक है, आपके हिंदू कल्चर में या फिर मुस्लिम कल्चर में ऐसा है, तो आप क्रिश्चियन में आ जाओगे तो आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे, ये सब फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया के अंदर, ठीक है, दैट मीन्स ये क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाह रहे थे इंडिया में। तो लेक्स लोकाई एक्ट पता क्या करता है भाई, देखो ये होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं भैया, तो उनके बच्चे जो हैं मॉडर्न सोसाइटी के उस टाइम पे, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करा लिया अपना, फिर क्रिश्चियन बन गए, लेकिन उनके पापा जो है ना, वो तो भैया हिंदू कल्चर को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि भैया तुमने तो धर्म चेंज कर लिया अपना, तुमने रिलीजन कन्वर्जन कर लिया, अब तुम क्रिश्चियन हो ना कि हिंदू, ठीक है, और हमारे हिंदू रिलीजन में ये प्रथा है, ये कानून है कि भैया जो अपने पिता की बॉडी को क्रिमेट न कर पाए, ठीक है, उनको मतलब दाह संस्कार ना कर पाए अपनी उनकी बॉडी का, तो जब तक उसको उसकी प्रॉपर्टी से कोई राइट राइट नहीं होगा उसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है, अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होगा। तो ये बन रहा था कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, ठीक है, दैट मीन्स कि भाई लेक्स लोकाई एक्ट ये बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में अगर कोई व्यक्ति जो है हिंदू से या मुस्लिम से बदलता है तो उसके पिता या फिर जो इनके एंसेस्टर हैं उनके प्रॉपर्टी राइट में हक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा था लेक्स लोकाई एक्ट कि बिल्कुल उनका हक होगा, उनका राइट होगा कि वो अपनी जो पिता की प्रॉपर्टी है, अपनी माता की प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करें, ठीक है। तो ये लेक्स लोकाई एक्ट लेकर आ रहा था, तो ये भी इंटरफेरेंस माना गया, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें दोस्तों। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि भैया मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसके अंदर आपको ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना, जो इम्पोर्टेंट है मैं फोकस करके वो बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर मैं उतना ही फोकस दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अगर समझ में आ रही है ना, तो आपके ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस देखो ज़्यादा समय बर्बाद मत ना करो, ठीक है। आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं दोस्तों, मैं ये देख के नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही मास्टरी कर लो, फिर पॉलिटी छोड़ दो, इकोनॉमी छोड़ दो, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट है, एंशिएंट भी है, मेडिवल ही पढ़ना है आपको GS1 के लिए, और दोस्तों फिर आपको GS2 भी तय करना है, GS3 भी पढ़ना है, GS4 भी पढ़ना है, फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो मैं सब कुछ देख के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको कितना समय देना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक बात और दोस्तों, देखो एक जॉर्ज एंसन थे, ये कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, और उस टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, ये क्वीन को ये बात बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर ये बात करते हैं कि जो आप ये रिलीजन कन्वर्जन करना चाह रहे हो ना क्रिश्चियनिटी में फैलाने का, ठीक है, ये कहते हैं जॉर्ज एंसन और लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये क्वीन को बोलते हैं कि भैया रिलीजन कन्वर्जन करा जाए क्रिश्चियनिटी में, मतलब जो हिंदू है मुस्लिम को उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा जाए, कन्वर्ट करा जाए, ताकि ये हमारे तरह ही हो जाएंगे, हमारी सोच के हो जाएंगे, तो हमारे को रूल करना ईजी हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था कि भैया जो ये पॉलिसी अपना रहे थे ना कि क्रिश्चियनिटी में इनको इनका जो रिलीजन है ना धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, तो उससे भी जो है सोशो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स थे, ठीक है, इंडियन पीपल्स के, वो हर्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से रिवोल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। और एक बात और, ये ना डिसीजन देने लगते हैं कि मुझे कंपनी को कि आप जो है ना टेम्पल पे टैक्स लगा सकते हो, तो ये भी भैया रिलीजन के अंदर माना गया कि इंटरफेरेंस कर रहे हो आप, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी बात पढ़ाई है कि क्रिश्चियन मिशनरीज कर क्या कर रहे थे, तो ये डिस्कोड कर रहे थे इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। और दोस्तों रिलेटेडनेस क्रिटिसिज्म कर रहे थे इंडियंस का, कह रहे थे भैया आपके पास तो देखो सती जैसी प्रथा होती है, आपके यहाँ तो फीमेल एजुकेशन नहीं होता, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा कर रहे थे इंडियन कल्चर का। तो ये भी सारे रीजन थे सोशो रिलीजियस ये सारे रीजन थे कॉज ऑफ द रिवोल्ट के, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे, देन दोस्तों पॉलिटिकल फैक्टर्स देखेंगे और मिलिट्री फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझते हैं, है ना। अब देखो सोशियो रिलीजियन फैक्टर्स तो आपको समझ में आ गए, लेकिन एग्जाम में क्या सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को लिखकर आपको मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं दोस्तों, ठीक है, आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स और मिलिट्री फैक्टर्स सब लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब
इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले तो आपको पता ही है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है, जैसे परमानेंट, रैयतवारी, महलवारी सिस्टम, सबके बारे में डिफरेंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी दी थी आपको मैंने, ठीक है। अगर वो समझ में आया होगा ना आपको, तो यहाँ भी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो हम परमानेंट सेटलमेंट लेके आ रहे हैं बंगाल में, बिहार में, उसका रीज़न क्या था भाई। हम चाह रहे थे ना कि भैया, हम चाह रहे कि मतलब भाई अंग्रेजी सरकार चाह रही थी ना, जो कंपनी थी वो कंपनी रूल चाह रहे थे ना, भाई टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ, ठीक है, रेवेन्यू जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट होगा, उतना फ़ायदा होगा कंपनी का, उतना वहाँ के उसके सर्वेंट का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड उन्होंने बढ़ाई, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत ने, ठीक है। एक काम और हुआ भैया, जब तुम हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड की बात कर रहे हो ना, तो जो लेबर्स थे, ठीक है, जो लेबर्स थे या फिर जो पीसेंट्स थे ना, वो क्या करेंगे भैया। आपने बोल दिया कि भैया रेवेन्यू बढ़ाना है, ठीक है, तो ये रेवेन्यू बढ़ाने से भैया लॉस किसका हो रहा है, पीजेंट्स का लॉस हो रहा है ना। तो पीजेंट्स को अगर उसके जो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, उसका जो फूड है वो पूरा नहीं हो रहा उसके खाने पीने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो भैया बड़े मनी लेंडर के पास जाएगा ना पैसे लेने के लिए। मनी लेंडर के पास जाएगा किस लिए जाएगा, कि उसको और ज़्यादा भैया क्रॉप प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उसको और ज़्यादा फार्मर लैंड खरीदना है, या ठीक है, या फिर जो भी उसके पास लैंड पड़ा है ना उसके लिए सीड वगैरह खरीदना है, फर्टिलाइजर वगैरह खरीदना है, या फिर जो भी सिस्टम था उस टाइम पे वो पूरी करनी है, तो वो जाएगा मनी लेंडर के पास, ठीक है। अब मनी लेंडर्स के पास जा रहा है, लोन ले रहा है, पैसा ले रहा है, उसको वापस नहीं कर पा रहा, डेट ट्रैप में फंस जा रहा है। जब डेट ट्रैप में फंस जा रहा है तो उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है, उसको अपनी लैंड बेचना पड़ रहा है। तो हो क्या रहा है भैया, जब तुम खुद के ओनर थे लैंड के, तो तुम क्या कर रहे हो, लैंडलेस लेबर बन जा रहे हो, ठीक है, डीपेसेंटराइजेशन हो रहा है। और एक बात और दोस्तों, आपको पता होगा परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ज़मींदार होते थे लैंड ओनर्स, ठीक है, और जो पीजेंट होते थे वो एक तरीके से क्या होते थे, रेंटर होते थे, ठीक है, कि उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें इसका यहाँ पर तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ओनर नहीं हो, पीजेंट जो है ओनर नहीं है, ठीक है। तो ये भी था परमानेंट लैंड सेटलमेंट में। रैयतवारी में ऐसा नहीं था, रैयतवारी में रैयत ही लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सेकंड पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था दोस्तों, कि हो क्या रहा था भाई, जो आर्टिसियंस थे, ठीक है, जो हैंडमेड गुड्स बनाते थे, उनकी जो भैया इकोनॉमी है, जो भी उनका जो मार्केट है वो रूल कर दिया उन्होंने, ठीक है। कैसे भैया, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स को भैया भर दिया इंडिया के अंदर ला ला के, ठीक है, टैक्स फ्री कर रखा, टेरिफ फ्री कर रखा उसको। तो मतलब कॉम्पिट नहीं कर पा रहे भैया, हमारा जो आर्टिसन का जो गुड है वो मार्केट में कॉम्पिट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये आर्टिसंस को अपनी जॉब जो है लॉस करनी पड़ रही है, अपना ऑक्यूपेशन लॉस करना पड़ रहा है, फिर इनको रूरल एरियाज में जाना पड़ रहा है, तो डी अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और प्लस वहाँ पर तो भैया रूरल में पहले से लेबर थे, और फिर तुम उन्हीं उन्हीं के साथ लेबर ही बन जा रहे हो, तो लेबर बन जा रहे हो, पहले से लेबर थे, तो क्या हो रहा है, रूरल पॉवर्टी बढ़ रही है, प्लस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी रूरल के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे रीजन जो है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स बनते हैं रिवोल्ट के। थर्ड पॉइंट देखो दोस्तों, इनाम कमीशन। अब ये इनाम कमीशन आया था 1852 में। इसने क्या बोला, जितने भी ट्रेडिशनल ज़मींदार थे ना उनसे ज़मींदारी छीन लो। तो आपको पता होगा ज़मींदारों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था ये 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जिन्होंने अपनी ज़मींदारी खो दी थी। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल भाई, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने से हो क्या रहा था भैया, फूड क्रॉप वो उगा नहीं रहे, ठीक है, उस पर भी तुम टैक्स ले रहे हो, फिर उसको बोल रहे हो कि कैश क्रॉप उगाओ उसकी जगह, फिर कैश क्रॉप पर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा किसान को। तो हो क्या रहा है भैया, फेमाइंस बढ़ रही हैं। जब फेमाइंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना बचा नहीं पा रहा कि वो अपने इरीगेशन सिस्टम पर काम कर सके, बाकी चीज़ों पर काम कर सके, तो फेमाइंस आ रहे हैं, ठीक है। फेमाइंस की वजह से क्या हो रहा है भैया, स्टारवेशन, ठीक है, इसकी वजह से डेथ हो रही है लोगों की। फिफ्थ दोस्तों, इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है। अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने आपको पूरा समझाया था, फॉर्म्स बताए थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हुए आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हुए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। और ये दोस्तों इजी हैं, ठीक है, इजी टू रिमेंबर है। अब देखो ये सारे पॉइंट्स आपको याद ही रहेंगे, ठीक है, इजी है ना, याद रहेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर्स देखो दोस्तों, पॉलिटिकल फैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट देखो आप, एलिनेशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब ये एरिस्टोक्रेसी क्या है, एलिनेशन होना। देखो दोस्तों, आपको पता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया डलोजी, ठीक है, सब्सिडी अलायंस पहले लेकर आ रखा था वेलेस्ली। अब ये दोनों काम क्या कर रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस। भैया राजा नवाब को
डिस्पोज करते रहते भैया, ठीक है। डॉक्ट्रिनल लैब से ना तुम अवध से छीन रहे हो, ठीक है, जबकि वो तुम्हारा सब्सिडियरी अलायंस करके बैठा हुआ था, ठीक है। अवध जो रीजन था वो तुम्हारा सब्सिडियरी अलायंस में बना हुआ है, ठीक है। तुम्हारा एक अलायंस मतलब स्टेट है, तुमने उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लगा के, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नहीं, माल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लेकर तुमने अवध छीन लिया। और डॉक्ट्रिन लैब्स से तुमने क्या कहते हैं झांसी छीनी, और भी रीजन छीना, ठीक है। जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई होती है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से उनकी जो है झांसी चली जाती है उनके हाथ से, तो वो रिवोल्ट करती हैं, ठीक है। और तुमने माल एडमिनिस्ट्रेशन बोलकर अवध छीन लिया, ठीक है। और सब्सिडी अलायंस से तुमने पहली जो नवाब थे, राजा थे, उनकी आर्मी वैसे डिसबैंड करा दी थी तुमने, ठीक है। तुम्हारी आर्मी वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है, उल्टा तुम उनसे पैसा भी ले रहे हो उस चीज़ का। तो भैया एलिनेशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी हो रही है। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में आपको पता होगा सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज में बोल रखा था भैया तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा के दोगे, तुम्हारी ज़मींदारी चली जाएगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स ये सारे थे, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदारी क्यों बोल रहा हूँ भैया, ज़मींदार एक तरीके से पॉलिटिकल एडमिशन वाला काम ही तो कर रहा है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है ना। अब सेकंड पॉइंट देखो दोस्तों, इल ट्रीटमेंट ऑफ मुगल एम्पर। अब देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बहादुर शाह जफर को बोल दिया, ठीक है, कि तुम भैया लास्ट मुगल एम्पर हो गए, ठीक है, और तुम्हें रेड फोर्ट भी खाली करना है। एक बात बताओ दोस्तों, भाई मुगलों से तुमने पहले ही पूरा हिंदुस्तान छीन लिया, ठीक है, पूरा भारत छीन लिया, ठीक है, मुगलों से। फिर तुमने उसके पावर छीन ली, जमीन उसको दीवानी राइट्स थी, ठीक है, उसके नवाब से सब कुछ छीन लिया। फिर तुमने ये भी बोल दिया कि भैया तुम लास्ट मुगल एम्पर हो, फिर उसका घर भी छीन लिया। भाई कहाँ का छोड़ा इनको, तो भैया इल ट्रीटमेंट करा मुगल एम्पर के साथ। थर्ड दोस्तों, एब्सेंटी सोवरेंटीशिप। अब देखो एब्सेंटी सोवरेंटीशिप का मतलब ये है दोस्तों, भाई मुगल साहब बाहर से, लेकिन वो इंडिया के बन के रह गए, ठीक है, इंडिया में आके रहने लगे, जो भी आया इंडिया में आकर रहने लगा, ठीक है। लेकिन अब ये अंग्रेजी सरकार कहती है ये इंडिया में आकर रह तो नहीं रहते भैया, कुछ टाइम पीरियड के लिए गवर्नर जनरल बनते थे, ये वापस इंग्लैंड चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ के तो बन के रहते नहीं थे, ठीक है, यहाँ के लोगों की तरह रहते नहीं थे, ठीक है, यहाँ का कल्चर अडोप्ट नहीं कर रहे थे वो। तो ये क्या कर रहा था भैया, लोगों के मन में ये डाल रहा था कि भैया ये तो भैया यहाँ के है ही नहीं, है ना, ये तो बाहरी हुकूमत है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, इश्यूज ऑफ पिंडारीज एंड ठग्स। अब आपको पता होगा दोस्तों कि पिंडारीज और ठग्स कौन थे, ठीक है, तो उनके साथ इशू चल रहा था कंपनी का, ठीक है, ये लूटपाट करके पैसा कमाते थे ना, ये सब वगैरह। फिफ्थ दोस्तों, एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम गवर्नेंस। अब देखो ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों। सर बाटले फ्रेरे थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, इन्होंने बोला भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से और क्राउन से कि भैया तुम ना एक काम गलत कर रहे हो इंडिया के अंदर। क्या भाई, इंडियंस को ही इंडिया से बाहर कर रखा है तुमने गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। और इससे हो क्या रहा है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस, ठीक है। अगर तुम्हें कोई बात करना है इंडियन से, और इंडियन से कुछ भैया कुछ भी जो है इंडियंस का जो आक्रोश है या फिर इंडियंस के जो ग्रीवेंसेस है उसके बारे में आपको मालूम करना है, तो इंडियंस के गवर्नेंस में होना जरूरी है। कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं रहेगा तो भैया जो इंडियंस, हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इंडियंस के ऊपर रूल कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, और इंडियंस ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कैसे आप रूल करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि भैया कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस, ठीक है। हमने का मतलब ये अंग्रेजी सरकार ने या कंपनी ने रूल ने एक्सक्लूजन कर रखा था इंडियंस का फ्रॉम गवर्नेंस, भैया इंडिया से ही, ठीक है। तो खुद की ज़मीन खुद के लोग, वहीं से उन्हीं के लोगों को बाहर निकाल रखा है गवर्नेंस से, ठीक है, मेन चीज़ से बाहर निकाल रखा है। अब दोस्तों मिलिट्री फैक्टर्स पढ़ते हैं हम। दोस्तों मिलिट्री फैक्टर्स में तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भैया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का था कि भैया मिलिट्री के अंदर इंडियन जो है सूबेदार रैंक पे बन सकता है मैक्सिमम, सूबेदार, ठीक है, इंडियन जो है सूबेदार रैंक में बन सकता है ज़्यादा, ठीक है, सूबेदार बन सकता है ज़्यादा। लेकिन जो यूरोपियन से आ रहा था वो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा था, स्टार्टिंग सूबेदार से कर रहा था। यहाँ पर मैक्सिमम सूबेदार बन सकता है, लेकिन जो मिलिट्री के अंदर यूरोपियंस आ रहे थे ना वो स्टार्टिंग सूबेदार से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सेकंड कि भाई जो इंडियन लोग थे ना, अब उनके नाम होते हैं भैया, ठीक है, इंडियन पीपल का अपना अपना नाम है। तो ये बताओ मिलिट्री के अंदर इतना तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन था कि इनको उनके नाम से नहीं बोला जाता था भैया, इनको बोलते थे काले,
काले लोग, ठीक है, अब इतना बुरा शब्द यूज़ नहीं करूँगा मैं, सुअर्स बोला करते थे ये, ठीक है, सुअर्स बोलते थे कि ये तो सुअर्स है। देखो दोस्तों, बहुत ही बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था ये अंग्रेजी सरकार, ठीक है, इतना तगड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। सेकंड पॉइंट दोस्तों, भैया पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन, सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन, पोजीशन में तो मैंने बता ही दिया आपको भी कि रैंक के अंदर, पेंशन में भी और सैलरी के अंदर भी 10 गुना का डिफरेंस था भाई, 10 गुना का। भैया एक यूरोपियन सोल्जर है, उससे 10 गुना ज़्यादा पेंशन और सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी यूरोपियंस को, यूरोपियंस जो भी मिलिट्री के अंदर सर्व कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई इंडियन सर्व कर रहा है उसको 10 गुना कम सैलरी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू यूरोपियन सोल्जर, ठीक है। तो इस तरह का जब तुम डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो ये भी तो एक रीज़न बनेगा ना भैया रिवोल्ट का। थर्ड पॉइंट दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि भैया हमारे जो ये मिलिट्री के अंदर, जो आर्मी के अंदर सर्व कर रहे थे ना, वो सारे पीसेंट ही तो थे, किसान ही तो थे, आम आम लोग किसान ही तो थे उस टाइम पे सारे भैया। तो पीसेंट ही आपको यूनिफॉर्म कितने देखने को मिल रहा है। इवन दोस्तों, जब ये अवध छीन रहे थे ना, अवध जब छीन रहे थे माल इंडियन के नाम पर, तो उस टाइम में 14,000 सोल्जर्स ने, मतलब जो आर्मी में सर्व कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि भैया अवध को छीनो मत। ये लेटर लिख के दिया था, अंग्रेजों को बोला था कि अवध मत छीनो, ठीक है, अवध का जो रूलर है उसका हटाओ मत, ठीक है, गलत काम कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ इज वीकनिंग इन लॉयलिटी, ठीक है। भैया वीकनिंग इन लॉयलिटी का मतलब क्या है, देखो भाई, जब तुम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करोगे ना, तो भैया लॉयलिटी तो कम होगी, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लॉयलिटी जो है कम होगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। अब ये एक्ट आता है 1856 में, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, ठीक है। अब ये बोलता है एक्ट कि भैया अब से जो भी रिक्रूटमेंट होगा ना, फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स, ठीक है, उसके अंदर हम कोई भत्ता नहीं देंगे। और दोस्तों, आपको फॉरेन में अगर बोला जा रहा है ना जाके वहाँ पर आपको सर्व करना है, तो करना ही पड़ेगी, ऐसा नहीं आप मना कर दोगे, ठीक है, आपको रिवोल्ट छोड़ोगे नहीं भैया, नहीं। आपसे जितने भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स होंगे उनको ये सब बात पहले ही बोल दी जाएगी कि उनको कोई भत्ता नहीं मिलेगा। इवन अगर तुम्हें बोला म्यांमार जाके सर्विस देनी है, इवन तुम्हें बोला अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ वोट लड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, बात इस चीज़ की भी नहीं थी, बात तो ये निकली कि भैया अभी तो आपने बोल दिया फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स के लिए, कल को आप ये बोल दो कि नहीं भैया, जो अभी जो पुराने हैं ना, ओल्ड, ठीक है, जो पुराने जो सर्विस में जो सर्विस दे रहे हैं आर्मी के अंदर, उनके साथ भी यही होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट जो है बना, ठीक है, मिलिट्री फैक्टर्स के अंदर। और 6 पॉइंट देखो दोस्तों, एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 में, ठीक है, जो नवाब वाजिद अली शाह था रूलर, ठीक है, अवध का, उसे हटा देते हैं ये और अवध को एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेजर रीज़न बनता है, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था ना कि पीजेंट ही थे भैया आर्मी के अंदर, और अवध के लोग सबसे ज़्यादा थे, ठीक है, तो वो ज़्यादा रिवोल्ट करते हैं भैया, ठीक है। और देखो दोस्तों, अगर आपको देखना है तो 7th पॉइंट आप इसमें ये ले सकते हो, पोस्टेज स्टैंप एक्ट 1854। दोस्तों, ये एक्ट आने से क्या हुआ कि भैया जो फ्रीली प्रोवाइड मिलते थे ना, ये पोस्टेज स्टैंप जो है ना, ड्यूटी, ये फ्रीली प्रोवाइड मिल जाता था सिपोइज को। जो आर्मी के अंदर जो सिपोइज थे ना, उनको फ्रीली ये सर्विस मिलती थी, स्टैंप वाली जो है ना, पोस्टेज स्टैंप, इनको फ्रीली मिलता था। तो ये आराम से चिट्ठी वगैरह लिख सकते थे अपनी फैमिली को, ठीक है। तो उनकी ये सर्विस उनके लिए फ्री थे। लेकिन ये एक्ट आने से ये फ्रीली सर्विस हटा दी गई, एंड कर दिया गया। तो ये भी एक रीज़न बना। अब देखो दोस्तों, कुछ इमीडिएट फैक्टर्स दिखते हैं हम दोस्तों, कि जो भैया आग लगाने का काम करता है 1857 में रिवोल्ट का, वो है कि भैया ये अफवाह ना कि बोन डस्ट को डाला जा रहा है आटे के अंदर, ठीक है, जो आटा खाते हैं ना उसके अंदर बोन डस्ट है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, एनफील्ड राइफल्स। अब ये एनफील्ड राइफल उस टाइम पे आई थी, उसके अंदर एक कार्टेज थी, ठीक है। अब जो कार्टेज है ना, उसके अंदर जो बारूद होता है ना, बारूद, ठीक है, उसको ना कि बारूद ख़राब ना हो जाए, उसके अंदर हवा ना लग जाए, तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती थी। और वो कोटिंग की जो परत थी ना, वो माना जाता था कि काऊ के मतलब चमड़ी से या फिर फैट से बनती है, काऊ या पिग के। तो ये रिलीजियस सेंटीमेंट को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। तो ये कार्टेज जो है ना, पहले वाले जो ब्राउन बेस जो कार्टेज थे ना, उनको ये रिप्लेस कर रहा था। तो एक तो रीज़न ये बनता है, इमीडिएट फैक्टर्स। और दोस्तों, थर्ड पॉइंट्स आपको पता ही होगा, 34th इन्फेंट्री में से मंगल पांडे ने विद्रोह छेड़ दिया था, ठीक है, इनने विद्रोह कर दिया था कि भैया कार्टेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे वाला,
और इन्होंने गोली भी मारी थी अपने उसको जनरल को, जो भी था इनका जो आर्मी कमांडर था उसको गोली मार दी थी इन्होंने। ठीक है, फिर इनको बाद में फांसी दे देते हैं ये। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है 10 मई को शायद, है ना, हाँ 10 मई को मेरठ से बोलते हैं भैया जनरल बख्त खान कि चलो भैया दिल्ली चलो, अब आक्रमण दिल्ली के अंदर आक्रमण करेंगे, अब दिल्ली जीतेंगे और दिल्ली जीत भी लेते हैं ये। ठीक है, ये 2 दिन के अंदर दिल्ली इनके हाथ में आ जाती है, अब दिल्ली में गवर्न भी करना स्टार्ट करते हैं। फिर बाद में भैया जब देखते हैं कि भैया अंग्रेज लोग कि भाई दिल्ली तो चली गई अपने हाथ से, और भी रीज़न है वो भी हाथ से चले गए, तो बाद में ये इसको इस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए अपने आर्मी कमांडर ये सब वगैरह भेजना स्टार्ट करते हैं और उसको सुप्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस रीज़न में ये रिवोल्ट छेड़ा गया था। ठीक है, सेंटर क्या थे रिवोल्ट के मेन जैसे दिल्ली, है ना, बरोद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, झांसी, इलाहाबाद, बिहार और संबलपुर। इसके अंदर कौन लीडर था रिवोल्ट का। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीज़न क्या थे रिवोल्ट के, किन ऑफिसर ने इन रिवोल्ट को या फिर इस चीज़ को सुप्रेस करा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़े बहुत आपको नाम याद रखने हैं, जो हाईलाइट है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, ये मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में समझा दिया सब कुछ, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको टाइप नोट्स भी दे रखे हैं कुछ, तो ये आपके ना रिवीजन करने के लिए है। ठीक है, ये कंटेंट आपके मेंस के लिए ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको इसका यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आपको। अब मैंने यहाँ पर आपको निमोनिक्स दे रखा है इसे याद करने का। ठीक है, कोज ऑफ रिवोल्ट, जैसे कि आप इसको याद रखते हो पीस ब्रोकन, कि भैया पीस जो है ना ब्रोकन कर दिया अंग्रेजों ने, तो पीस है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपको मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पढ़ाया, अनेक्सेशन ऑफ झांसी पढ़ाया, अवध पढ़ाया, नागपुर पढ़ाया। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हाई टैक्स, रून ऑफ आर्टिसियन, पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन। ए से क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कर रहे थे, ये इनजस्टिस कर रहे थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। सी से क्या कल्चरल रिलीजियस है, जैसे मिशनरी एक्टिविटीज़, क्रिश्चियन मिशनरी वाला, है ना, फियर ऑफ रिलीजन कन्वर्जन। ठीक है, इससे क्या एनफिट राइफल, काउ एंड पिग से जो है ग्रीस कार्टेज बना रहे थे ये, तो ये इमीडिएट स्पार्क करता है। ठीक है, अब देखो लीडर्स एंड सेंटर्स के साथ देख सकते हो, तो बिग लीडर जस्ट मेट टू फाइट बोल्डली। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हो, बिग लीडर्स जस्ट मेट टू फाइट बोल्डली। तो बी से यहाँ पर क्या है बहादुर शाह सेकंड, जो दिल्ली के अंदर लीड करते हैं ना, सिंबॉलिक लीडर बनते हैं ये, बोल एम्परर लास्ट है ये, तो उनको बोला जाता है भाई, जनरल बख्त खान बोलते हैं इनसे कि भैया आप लीड करो, लीडर बनो आप। ठीक है, आप एम्परर हो, मुगल एम्परर हो आप, तो आप लीड करोगे तो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खबर जाएगी कि ये मेजर रिवोल्ट है। ठीक है, अब एल से क्या लक्ष्मी भाई जी ने झांसी के अंदर वुमेन वॉरियर की तरह ये लड़ाई करती हैं। ठीक है, कुंवर सिंह लीड करते हैं बिहार के अंदर, बेगम हजरत महल लखनऊ के अंदर, ताजे तोपे कानपुर के अंदर, फिरोज शाह दिल्ली के अंदर और बख्त खान दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये कमांडर बन जाते हैं एक दिन में जनरल बन जाते हैं एकदम। ठीक है, कहाँ ये सूबेदार होते हैं, एक दिन में कमांडर बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका माइंड मैप भी आपको दे दिया दोस्तों, याद रखने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस भी। ठीक है, कि इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो अभी आपको मैं क्राउन रूल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और आपको अभी जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों और इम्पोर्टेंट है आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और क्वींस प्रोक्लेमेशन। ठीक है, जो 1 नवंबर 1858 में बोला जाता है लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है दोस्तों, जब ये रिवोल्ट 1857 का सुप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, कंपनी के द्वारा, कंपनी रूल के द्वारा, तो क्राउन जो है ना इस रिवोल्ट को देखकर हिल जाते हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन में क्राउन बैठा हुआ है ना, मतलब क्वीन बैठी हुई है ना, वो इस रिवोल्ट को देख के हिल जाती है, भैया कि ये क्या कर दिया भाई कंपनी वालों ने, हैं लोग इतना खफा कैसे हो गए इंडियंस, इन्होंने इतना बड़ा रिवोल्ट कर दिया, है ना। और ये दिल्ली भी आ जाते हैं, ठीक है, कानपुर भी चले जाते हैं इनके हाथ से, फिर झांसी भी चली जाती है कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा क्या कर दिया भाई, तो देखते भैया इनकी ग्रेवेंसेस क्या है इंडियंस के। तो ये क्वीन क्या करती है, ये कहती है भाई हम लिखा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और हम बोल रहे हैं कि भैया अब से कंपनी रूल खत्म, AIC रूल एंडेड। ठीक है, तो AIC का रूल एंड होने के बाद एक इसका गवर्नमेंट होगा, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट होगी, डायरेक्ट मतलब अब डायरेक्ट क्वीन की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट मतलब कंपनी रूल गया। ठीक है, तो ये एंड करता है डुअल कंट्रोल को। अब हम बनाएंगे इंडिया हाउस। ठीक है, अब इंडिया हाउस के अंदर होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटेन के MP होगा, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का, और इसके अंदर होगी एक इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होंगे। अब ये 15 मेंबर्स में 7 तो होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के और 8 होंगे डायरेक्टली
क्राउन के नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, क्राउन द्वारा मतलब इलेक्टेड मेंबर्स। और फिर देखो दोस्तों, ये जो इंडिया काउंसिल है ना, जो आपको पता होगा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लीड कर रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे आपको पता होगा कि भैया यहाँ ये बनाए थे वाइस राय, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे रहता है वो। 1907 में होता क्या है कि भैया इंडियन लोगों की एंट्री करते हैं इंडिया हाउस के अंदर, ठीक है, 1907 में करते हैं। 1858 में लिखा आते हैं ये, 1907 में इनको एंट्री मिलती है इंडियंस को। उनमें आपको सबसे पहले आपको नाम देखने को मिलेगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और के.जी. गुप्ता, ठीक है। तो इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोला गया, ठीक है। अब ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्यों बोला गया, नाम क्यों लगाया गया गुड गवर्नेंस? ये इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए ना 1858, ये आपके अच्छे कामों के लिए, आपके लिए अच्छा गवर्नेंस लाने के लिए, आपके लिए अच्छा अच्छे गवर्नमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो हम कंपनी रूल खत्म कर रहे हैं, अब डायरेक्ट रूल होगा, ठीक है, खून का रूल होगा अब, ठीक है। तो हम देखेंगे क्योंकि आपके जो ग्रीवेंसेस हैं वो मतलब कोई होना, और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करा जाए। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो इन्होंने देखा फैक्टर जो बना था वो रिलीजन फैक्टर बना था, कि भैया हम आपके सोशियो रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रहे थे, अब ये करना बंद कर देंगे, ठीक है। सीधे बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रहे थे ना, ये करना ही बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखते हैं भैया इनके रिलीजन में अगर तुम क्या कहते हैं इंटरफेयर करोगे ना, तो इनके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, और सेंटिमेंट हर्ट होंगे तो ये रिवोल्ट करेंगे भैया। तो इन्होंने देखा कि भैया इंडियन लोगों के अंदर सबसे पहला काम ये करना है कि भैया इनके कल्चर और रिलीजन से दूर रहो, ठीक है, इसके अंदर इंटरफेरेंस मत करो। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर ये प्रोविजन थे। अब ये साइड में एक क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है, ठीक है, जो क्वीन एक दस्तावेज जारी करती है, उसमें बोलती है कि भैया लॉर्ड कैनिंग को जाओ इंडिया के अंदर, और आप जो है ना वायसराय हो इंडिया के, अब वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये होता है वायसराय, और आप जाओ और उसमें मेरे जो ये बात है ना उसको फैलाओ, बताओ इंडिया के लोगों को। तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में यमुना नदी के किनारे, ठीक है, क्वीन का प्रोक्लेमेशन पढ़ते हैं, ठीक है, बताते हैं लोगों को। और दोस्तों ध्यान रखना, इलाहाबाद में जो ये क्वीन का प्रोक्लेमेशन देते हैं ना, तो ये एक दिन के लिए कैपिटल बनता है, इलाहाबाद वाला जो रीजन है ना, एक दिन के लिए कैपिटल बनता है। अब ये इलाहाबाद की चुनता क्यों है ये इलाहाबाद वाले रीजन की क्यों चुनता है लॉर्ड कैनिंग? क्योंकि सबसे ज़्यादा, सही है, सबसे ज़्यादा जो लोग बाग मरे थे रिवोल्ट के अंदर, वो इलाहाबाद के लोग ज़्यादा मरे थे, ठीक है, इलाहाबाद के वाले रीजन में ही मरे थे। तो लॉर्ड कैनिंग इसको फर्स्ट डे का एक दिन के लिए कैपिटल बनाता है, और यहीं पे ही अपनी गवर्नेंस स्टार्ट करता है, और बोलता है कि भैया जो क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन है ना, ये आपके लिए मैग्ना कार्टा है, ठीक है, इंडिया के लोगों के लिए, पीपल ऑफ इंडिया के लिए मैग्ना कार्टा है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वायसराय कहलाएगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया है ना, अब वो एनफोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्यों उसके प्रोक्लेमेशन में बताया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा, वायसराय होगा, ना कि 1858 के एक्ट में बोला गया है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना डिफरेंस, ठीक है। और क्वीन के प्रोक्लेमेशन में ये बोला गया है भैया कि कंपनी रूल खत्म, ठीक है, अब क्वीन डायरेक्ट चलाएगी, ठीक है, आपके यहाँ सरकार, ठीक है, गवर्नेंस, ठीक है, इसके लिए ये सब लाया गया है, ठीक। अब देखो दोस्तों, ये तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, ये तो मतलब आपका बहुत ही सालों के बाद आता है, ठीक है, रिवोल्ट के। लेकिन दोस्तों ये जुड़ा हुआ इसी से ही है, ठीक है, ये रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी 1861 में इसलिए लेकर आए दोस्तों, अगर ये तुरंत लेकर आते ये एक्ट, ठीक है, तुरंत ही लेकर आते 1859 में ले आते, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई रिवोल्ट करने से तो हमें बहुत फ़ायदा है, रिवोल्ट करते हैं, ये नया एक्ट ले आते हैं, और नए एक्ट के अंदर हमें ये सारे जो है ना, जो हमारे ग्रेवेंसेस है ना, इसको पूरा करते हैं ये, ठीक है, ठीक है। हम चाह रहे थे कि गवर्नेंस के अंदर हमारा पार्टिसिपेट हो, तो ये गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट दे रहेंगे, तो इसको ही थोड़ा टाइम लगाते हैं, कहते भाई गवर्नमेंट हमारी है, हम सोचेंगे हमें कब क्या करना है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आते हैं 1861 में ये, ठीक है। कौन? अब क्राउन लेकर आएगा अगर कंपनी, तो अब से क्या होगा, क्वीन रूल होगा, ध्यान रखना, क्वीन रूल होगा, ठीक है, 1858 से, इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो अब मैं कंपनी रूल नहीं बोलूँगा, कंपनी रूल एंड हो चुका है, ठीक है। अब ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, अब ध्यान रखना दोस्तों, अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, ठीक है, चार्टर होता है कंपनी का, तो अब कहलाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये जो एक्ट है ना, ये स्टार्ट करता है एरा ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का ध्यान रखना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पहले हम सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, पावर केंद्रीकरण कर रहे थे, सब जो है पावर नीचे से लेकर ऊपर आ रही थी, ऊपर मतलब एक व्यक्ति के पास आ रही थी, अब
जो ऊपर वाला टॉप वाला व्यक्ति है, अब इससे पावर डिसेंट्रलाइज होगी और नीचे की तरफ जाएगी, जमीनी रूट पे जाएगी, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपका 1861 के एक्ट से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना वाइसरॉय रूल्स फॉर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ काउंसिल के लिए लाया जाता है। कौन लिखा था ये लॉर्ड कैनिंग लिखा आता है। ये वाला वाइसरॉय रूल्स फॉर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ काउंसिल, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम क्या करता है कि भाई पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है ये इंडिया के अंदर। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है ये दोस्तों, आप अभी देखते हो कि भैया हमारे यहाँ होम मिनिस्टर है तो उसके पास एक पूरा पोर्टफोलियो है होम का, ठीक है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो है डिफेंस का। तो यही होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। स्पेसिफिक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिनिस्टर को दे दी जाती है। अब देखो दोस्तों, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, आपको बहुत ध्यान रखना है इन बातों पे भी। तो पहले हमने जो पढ़ा था लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव होता था और लेजिस्लेचर होते थे, ये मिलकर रजिस्टर बनता था पूरा। तो अब देखो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव में तो भैया सबसे ऊपर कौन हो गया, वही वाइसराय, ठीक है। तो वाइसराय को इस एक्ट के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई। वो ऑर्डिनेंस होगा 6 मंथ्स के लिए वैलिड, आपको पता है ना दोस्तों, अभी भी है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई, 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा ये। अब इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव थे ना, इसके अंदर एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम ला देगा भैया, हर एक एग्जीक्यूटिव को स्पेशल जो है स्पेसिफिक रोल दे दिए गए, ठीक है। जैसे कि लॉ का अलग, रेवेन्यू का अलग, होम का अलग, फिनांस का अलग। अब रेवेन्यू वाला कौन आ, भाई रेवेन्यू वाला जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, फिनांस का मतलब जो फाइनेंशियल पॉलिसी बनाएगा, मिलिट्री का होगा जाएगा, या 1874 में पब्लिक वर्क्स के लिए भी ले आते हैं ये। ध्यान रखना दोस्तों, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री नहीं देते ये, ध्यान रखना। 1861 तक इंडियंस को जो है काउंसिल के अंदर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री नहीं देते, ठीक है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल मेंबर्स भी डाले गए लेजिस्लेचर के अंदर। अब ये एडिशनल मेंबर्स पहले कौन होते थे, तो ये लेजिस्लेचर होते थे पहले वाले में, ठीक है। अब इनको बोला गया एडिशनल मेंबर्स। अब एडिशनल मेंबर्स के अंदर ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, कुछ अनऑफिशियल होंगे। तो भैया जो एडिशनल मेंबर्स होते थे ना, ये होते थे 6 से लेकर 10 तक। अब इनमें से ना अनऑफिशियल होंगे 3, ठीक है। और ये 3 जो है ना अनऑफिशियल, ये अनऑफिशियल हैं, तो इनको 3 इंडियंस को बनाया गया। अब ये 3 इंडियंस क्यों भाई, क्योंकि भाई इन इंडियंस ने ना, इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में हेल्प करी थी, किसकी, कंपनी की, ठीक है। और इन्होंने हेल्प करी थी एज अ लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनको बनाया गया अनऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, इस एडिशनल मेंबर्स के अंदर, जैसे कि सर दिनकर राव, राजा बनारस और सर सैयद अहमद, ठीक है। लेकिन इन एडिशनल मेंबर्स को ना, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे अनऑफिशियल हो, इनके पास कोई राइट नहीं था बजट डिस्कस करने का, यहाँ तक कि वोटिंग का, यहाँ तक कि आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन आपको ध्यान रखने हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के दोस्तों। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिल्म्स के लिए कि एरा ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का है, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, इसी एक्ट में एक प्रोविजन होता है कि भैया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाएंगे हम, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो तो डिसेंट्रलाइजेशन तो होना चाहिए ना, तो प्रोविंशियल को पावर दी जाती है। 1862 के अंदर बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाया जाता है इनके अंदर। 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बनाया जाता है, ठीक है। 1897 में पंजाब और बर्मा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलो अब जो हमारा लेक्चर ये आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पूरा बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया दोस्तों। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और एक बात और दोस्तों, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि इस रिवोल्ट को किसने क्या बोला, ठीक है। तो आप पढ़ते ही हो वी.डी. सावरकर जी ने बोला था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वधर्मा एंड स्वराज, ठीक है। और आर.सी. मजूमदार ने अपनी बुक के अंदर द सिपोही म्यूटनी में बोला है कि द रिवोल्ट 1857 जो है नादर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो किसने क्या बोला यहाँ पर मैंने आपको दे दिया भाई, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, जो भी इम्पोर्टेंट था एग्जाम के लिए मैंने सब कंप्लीट कर दिया दोस्तों। ब्रिटिश का व्यू क्या था यहाँ भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियंस का व्यू था, वो पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। क्वींस का प्रोक्लेमेशन पढ़ा दिया। चेंजेस इन मिलिट्री के अंदर आते हैं भैया, मिलिट्री के अंदर भी कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन सोल्जर्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस करा जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा भैया, जब ये रिवोल्ट करेंगे तो भैया इनकी संख्या भी तो कम करेंगे ये लोग, ठीक है। तो यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया जाता है आर्मी के अंदर, ठीक है। और भैया रिलीजन सब में जो है इंटरफेरेंस बंद कर देते हैं ये, ठीक है। जो कार्टेज वाला था ना, वो काउ एंड पिग वाला, उसके ग्रीवेंसेस को ये रिजॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी है, आप यहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हो। बाकी जो भी अगर डाउट है, आप कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, बाय।